हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हिंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंटर में आज हम पढ़ेंगे अर्हीनियस इक्वेशंस या अर्हीनियस इक्वेशंस फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था एक्टिवेशन एनर्जी को। आज हम एक्टिवेशन एनर्जी को अप्लाई करेंगे अर्हीनियस इक्वेशंस में। अर्हीनियस इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे दो टाइप की, एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि वे मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, तथा वे मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहला देंगे। एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं और जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको पैसिव मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है अर्हीनियस इक्वेशंस का। क्या होती है अर्हीनियस इक्वेशंस? किसी सिस्टम के सभी मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वही मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं जो एक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ निश्चित मॉलिक्यूल्स ही रिएक्शन करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के कुछ निश्चित, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ निश्चित मॉलिक्यूल ही भाग लेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल ही रिएक्शन करते हैं तथा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स? जो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे उनको हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कहेंगे या अथवा एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि या तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे अथवा एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हम अंडरलाइन करते हैं एक्टिव को और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के। थर्ड पॉइंट है हमारा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि सिंपल है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा तो वो कैसा मॉलिक्यूल्स होगा? इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट इसको बोलते हैं हम, जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम पैसिव मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैसिव मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पैसिव या इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स तथा एक्टिव मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी। और जब एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो कोलिजन की संख्या भी बढ़ जाएगी और रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम रिएक्शन देखें, जैसे जैसे रिएक्शन के टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है, यानी कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर क्या करेंगे हम? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वैसे वैसे यह इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसके कारण एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण होगी? टेम्परेचर में वृद्धि के कारण हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या कम रह जाएगी। क्या हमें क्या समझ में आ रहा है इससे? टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी, यानी कि जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वे एक्टिव मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। ओके भाई? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या होगा? देखिएगा भाई, अतः टेम्परेचर में वृद्धि करने से एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि होने के कारण कोलिजन्स की संख्या में मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन की
संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का भाई, कि हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, इधर से उधर बढ़ेंगे, आपस में क्या होगा, उनकी कोलिजन्स की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः रिएक्शन के रेट में भी, अतः रिएक्शन के रेट में भी वृद्धि हो जाती है। भाई आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, अब देखिए अर्हीनियस के अनुसार, अर्थात अर्हीनियस के अनुसार, अर्हीनियस के अनुसार ये देखें, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स अथवा नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स अथवा नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी प्राप्त करके, हीट एनर्जी प्राप्त करके एक्टिव मॉलिक्यूल्स में, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पैसिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको हम, वो नॉन एक्टिव हैं, वह हमारे से हीट एनर्जी प्राप्त जब हमको देंगे, यानी कि हीट या गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, हीट एनर्जी प्राप्त करने के बाद एक्टिव मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच कोई रिएक्शन नहीं थी, जैसे ही हमने उनको गर्म किया या हीट दी, उन्होंने क्या करा, हीट एनर्जी प्राप्त की और एक्टिव मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो गए। ठीक है भाई, अतः अर्हीनियस वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार, अतः अर्हीनियस वैज्ञानिक के अनुसार किसी सिस्टम के, किसी सिस्टम के, किसी सिस्टम के रेट कांस्टेंट तथा, रेट कांस्टेंट तथा, रेट कांस्टेंट तथा टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर एक संबंध स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया, स्थापित किया जिसे अर्हीनियस इक्वेशन कहा गया, जिसे अर्हीनियस इक्वेशन कहा गया। यानी कि अर्हीनियस वैज्ञानिक ने क्या करा, टेम्परेचर यानी कि सिस्टम के रेट कांस्टेंट तथा टेम्परेचर के बीच एक संबंध दिया, जिसे क्या कहा हमने, अर्हीनियस इक्वेशन कहा। ठीक है, अभी देखते हैं अर्हीनियस इक्वेशन क्या है हमारी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है भाई, अब देखते हैं अर्हीनियस इक्वेशंस हमारी क्या है, और अर्हीनियस ने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशनशिप दिया था, उसको हम अब देखते हैं। ठीक है,
देखिए भाई, अर्थात दैट मीन अरहीनियस इक्वेशन के द्वारा, अरहीनियस इक्वेशन के द्वारा, अरहीनियस इक्वेशन के द्वारा रिएक्शन के रेट पर, रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर के मात्रात्मक, टेम्परेचर के मात्रात्मक प्रभाव को समझाया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब देखिए, अरहीनियस इक्वेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, रेट, रिएक्शन के रेट यानी कि रिएक्शन का जो रेट होगा उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम किसके द्वारा समझाएंगे, अरहीनियस इक्वेशंस के द्वारा हम उसको डिफाइन करेंगे। यानी कि रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और किस प्रकार टेम्परेचर के घटने से रिएक्शन का रेट घट रहा है, किसके द्वारा समझाएंगे हम, अरहीनियस इक्वेशंस के द्वारा करेंगे। ठीक है, देखिए अरहीनियस इक्वेशन, अरहीनियस इक्वेशन सामान्यतः निम्न रूप में लिखी जा सकती है, निम्न रूप में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है K इजिकल टू A इंटू E, A इंटू E और माइनस EA अपॉन RT। ये है हमारी अरहीनियस इक्वेशंस है। ठीक है भाई, अरहीनियस इक्वेशन, ये हमारी है अरहीनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, जहां पर के हमारा क्या है, के है हमारा रेट कांस्टेंट, के है हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, ए है हमारा रेट कांस्टेंट और के है हमारा के है हमारा अरहीनियस फैक्टर, अरहीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और EA है हमारा, EA है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है भाई, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये हमने अभी लिखी है अरहीनियस इक्वेशंस। अब हम इसका करेंगे डेरिवेशंस ऑफ अरहीनियस इक्वेशंस। अरहीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होगा अभी समझेंगे हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से गाइस।
देखिए गाइस, हम करेंगे अब अरहेनियस इक्वेशंस का डेरिवेशंस, ठीक है। तो गाइस अब हम करेंगे डेरिवेशंस ऑफ अरहेनियस इक्वेशंस। डेरिवेशन ऑफ अरहेनियस इक्वेशंस। देखिए भाई, अरहेनियस इक्वेशंस का डेरिवेशंस क्या होगा। हम पहले एक रिएक्शंस मानेंगे, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। रिवर्सिबल का मतलब टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन लेफ्ट साइड में हो और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। माना कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन निम्न है। इस रिवर्सिबल को हिंदी में बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया। देखिए, कोई भी रिएक्शन मानेंगे हम रिवर्सिबल में, हमने मान लिया A+B और रिवर्सिबल का साइन और KF इंटू E1, ठीक है, और KB इजिकल टू E2। जो KB और KF है हमारा, K तो है हमारा रेट कांस्टेंट और F है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शंस, E1 हमारा है E1 है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और KB हमारा, K है हमारा रेट कांस्टेंट, B है हमारी बैकवर्ड रिएक्शंस यानी कि वापस दूसरी साइड में रिएक्शन होना, और E2 है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शंस क्या हुई हमारी C+D, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बन गया इधर हमारा, ठीक है भाई। देखिए, KF इजिकल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड सीधी डायरेक्शन में राइट साइड में रिएक्शंस के होने का क्या है, रेट कांस्टेंट है। और KB है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट है। और डेल्टा E इजिकल टू E2 माइनस E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शंस का जोड़ क्या आएगा हमारा, योगफल डेल्टा E आएगा, ठीक है भाई। और डेल्टा E इजिकल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं, E1 फॉरवर्ड प्लस E2 माइनस E बैकवर्ड, ठीक है, माइनस E बैकवर्ड, जो कि कैसी होती है, ऑलवेज, हमेशा के लिए होती है ये, ठीक है भाई। ये होती है हमारी ऑलवेज, ये हमेशा ऐसा ही रहेगी, ठीक है भाई। अब देखिए, फ्रॉम वांट हाफ इक्वेशन, वांट हाफ इक्वेशन क्या होगी हमारी, वो देखिए, फ्रॉम वांट हाफ इक्वेशंस, वांट हाफ इक्वेशन। अब हम करेंगे फ्रॉम वांट हाफ इक्वेशन के द्वारा, जो कि हमारी होती है d अपॉन dt, कैपिटल T है, और लॉन के इक्विवेलेंट इजिकल टू डेल्टा E अपॉन RT का स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम वांट हाफ इक्वेशन से हमने क्या, जो कि क्या है हमारी वांट हाफ इक्वेशन क्या है हमारी, d अपॉन dt लॉन
के इक्विवेलेंट इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर्स। ये हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, हमने कहीं से सोल्व नहीं किया। ठीक है भाई, इसको हमने कहीं से सोल्व नहीं किया, वन ऑफ इक्वेशंस को हमने लिखा सीधा और अब हम करेंगे इसको अप्लाई। ठीक है, ये जो हमारा के इक्विवेलेंट है इसके जहाँ रखेंगे हम के एफ अपॉन के बी, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस के इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा। ठीक है भाई, और डेल्टा ई की जगह आएगा हमारा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और ये होगा आर टी स्क्वायर, सेम रहेगा। देखिए कैसे रखेंगे हम इनके मान। वन ऑफ इक्वेशंस में हम मान रखेंगे डी अपॉन डी टी, जैसा था वैसा ही रहेगा, और लॉन के एफ अपॉन के बी, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस, और इजिकल टू E1 माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है भाई, E1 माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे, डी अपॉन डी टी क्या आएगा, लॉन के एफ, राइट। इसको हम क्या करेंगे, लॉन लॉग माइनस 1/2 की फॉर्म में रख देंगे, लॉन के एफ माइनस लॉन के बी। ठीक है भाई, अब देखिए, और इजिकल टू E1 अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर दिया, हर समान है तो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे हमने इसको ओपन करके लिख दिया। और फिर क्या आएगा, डी अपॉन डी टी लॉन के एफ माइनस, इसकी इसमें हमने गुना कर दी, डी अपॉन डी टी लॉन के बी इजिकल टू E1 अपॉन आर टी स्क्वायर और E2 अपॉन आर टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गई। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस इक्वेशन में करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, इक्वेशन सेकंड से करेंगे, इसका एक पार्ट को हम ले लेंगे। ठीक है, अलग अलग इनको लिखेंगे हम, इनको अलग अलग लिख देंगे दोनों को, डी अपॉन डी टी और लॉन के एफ अपॉन के बी इजिकल टू E1 अपॉन आर टी स्क्वायर, नहीं ये के एफ आएगा, लॉन के एफ लॉन, और इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, अब ऐसे ही लॉन के बी का डी अपॉन डी टी अपॉन डी टी लॉन के बी और E2 अपॉन आर टी स्क्वायर, डी अपॉन डी टी और लॉन के बी इजिकल टू E2 अपॉन आर टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 4। ठीक है भाई, ओके भाई, नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं इसको हम। जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड आई है हमारे पास, डी अपॉन डी टी और लॉन के एफ इजिकल टू E1 अपॉन आर टी स्क्वायर। अब लॉन के एफ को हम हटाएंगे, एफ को हटाएंगे और 1 को हटाएंगे, 1 के यहाँ लेंगे E a अपॉन आर टी स्क्वायर। जनरली क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी
और ln के, यानी कि रेट कांस्टेंट ही रखेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस को भी छोड़ के चलेंगे, ठीक है भाई। और इक्वल टू EA/RT स्क्वायर, ठीक है भाई। जब हमने क्या करा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को छोड़ दिया, ओनली रेट कांस्टेंट रखा और यहाँ पर डेल्टा E को छोड़ दिया और EA रख दिया, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने खाली वहाँ पर रख दी। अब क्या करेंगे हम उसका, ये हो गया हमारे पास D ln के, ठीक है भाई। dt भी हमने हटा दिया, dt को कहाँ ले गए हम, dt को ले गए इधर, dt को ले गए EA/RT की साइड, और क्या बन गया हमारे पास EA/R और t की पावर -2 इंटू dt। अब जब t ऊपर जाएगा ना, इस t को ऊपर ले जाएंगे हम तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि -2 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में क्या होगा, देखिए D ln के ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, और इजिकल टू EA/R का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि एक एक्टिवेशन एनर्जी है और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, ठीक है। R क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका क्या होगा, इसकी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और इंटीग्रेशन किसका होगा फिर, t-2 इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और क्या आएगा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ln k का इंटीग्रेशन आएगा, d लिमिट से d0 तक लिमिट लगाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, ln k लिमिट हमारी होगी d इंटू 0, ठीक है, आ जाएगा ln k। और इसकी लिमिट क्या होगी, t1 माइनस t1 इंटू t2, तो क्या आएगा इसका EA/R -1/t यह आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि t1 से t2 तक आएगी और माइनस की 2 पावर है तो क्या ये -1/t इंटीग्रेशन आएगा इसके पास, और प्लस ln A और ln A हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ln A हमारे पास, ln A है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई। ln A हमने इसलिए लिया क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास है ln A। अब क्या होगा आगे देखिए, अब ln k इजिकल टू ln k माइनस ln A, ये ln A है इसको ले आएंगे हम इधर, ln k माइनस ln A, ठीक है भाई। और इजिकल टू EA/RT, इसकी इसमें गुना कर देंगे, RT हो जाएगा और माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, EA/RT हो जाएगा, ठीक है भाई। और k इजिकल टू K/A ln से ln कट जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए हमने ln को ln ही रखा, ln A/KA इजिकल टू माइनस ln A का मान क्या आ जाएगा, CE माइनस EA/RT, ठीक है भाई। और माइनस k इजिकल टू या k इजिकल टू AE माइनस EA/RT, जो कि हमने क्या पढ़ी है, अर्हीनियस इक्वेशंस हमारी यही तो होती है, अर्हीनियस इक्वेशंस, ये आ गई हमारी अर्हीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अर्हीनियस इक्वेशंस में दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग टेकिंग बाय लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे हम इसमें, और रिएक्शंस को दोबारा से आगे सोल्व करेंगे। और गाइस देखते नेक्स्ट आगे कैसे रिएक्शन सोल्व होगी है, आगे करते हैं रिएक्शन को सोल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट
स्टेप की ओर और रिएक्शन को और अच्छे से आगे भी सोल्व करते हैं, जिससे कि हमको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आसानी से करने को मिलेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालने की क्या ट्रिक होगी फिर, किस न्यूमेरिक, इस पे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे ना। एक्टिवेशन एनर्जी को आप किस फॉर्मूले द्वारा निकाल लेंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए टॉकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या लेंगे हम, log लेंगे। टॉकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या इक्वेशन थी हमारी, हमने क्या log k इज इक्वल टू log a और माइनस ई ए अपॉन आर टी और log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू होती है 1। log e की वैल्यू होती है 1, तो log e तो साफ हो जाएगा, बचेगा क्या, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये बचेगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, टेम्परेचर में क्या करेंगे, यदि टेम्परेचर में T1 पर, यदि टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट पर K1 है, रेट कांस्टेंट क्या है K1 है, यानी कि टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है, फिर क्या होगा देखिए, यदि टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट क्या है भाई हमारा K1 है, K1 है तो क्या होगा, log K1 इज इक्वल टू log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, हमने क्या कहा, टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो हम क्या करेंगे, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1, क्योंकि टेम्परेचर भी T1 माना है और हमने रेट कांस्टेंट भी K1 माना है, इसलिए हमने log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1 रखा है। अब देखिए दूसरी पोजीशन क्या होगी हमारी, यदि टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट क्या होगा भाई हमारा, रेट कांस्टेंट होगा K2, तो सेकंड पोजीशन क्या आएगी हमारी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। और फिर इक्वेशन नंबर 8 क्या आएगी हमारी, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि हमने क्या माना इसमें, टेम्परेचर को T2 मान लिया और रेट कांस्टेंट को K2 कहा हमने, तो क्या आएगा, log K2 इज इक्वल टू log A ई ए अपॉन आर T2। ठीक है भाई, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। और फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 8 में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे, इक्वेशन 8 में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे। देखिए इक्वेशन 8 में से मैं इक्वेशन 7 को घटाने पर, ठीक है, कैसे घटाएंगे देखिए, क्या करेंगे हम, log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1, ठीक है, log K2 माइनस log K1 और इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है,
इसको कैसे लिखेंगे हम? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1। इसको ले जाएंगे इधर, उसको लाएंगे इधर, ठीक है भाई, और माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है भाई। RT2। अब देखिए नेक्स्ट में सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, EA अपॉन R लेंगे यहाँ से कॉमन, EA अपॉन R लेंगे यहाँ से कॉमन, log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन R कॉमन ले लेंगे और इंटू कोमा लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी अरहीनियस इक्वेशंस। अरहीनियस इक्वेशंस कैसे प्राप्त होगी देखिए, भाई फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और जब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। EA अपॉन R हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है भाई। हमारे पास बच गया 1 अपॉन T1 और माइनस 1 अपॉन T2, जो कि क्या है, एक अरहीनियस इक्वेशंस है। ये भी एक अरहीनियस इक्वेशन है, ठीक है भाई। और फिर क्या होगा इसके बाद देखिए, हम क्या करेंगे, इसकी गुना इधर उसकी गुना इधर, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, इसकी गुना उधर उसकी गुना इधर करेंगे, फिर देखिए क्या प्राप्त होगा, एक न्यू इक्वेशन और प्राप्त होगी हमको, वो भी एक अरहीनियस इक्वेशन से। 3 अरहीनियस इक्वेशंस आएगी हमारे पास, और तीनों का अलग अलग यूज भी होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तीनों का अलग अलग यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। देखिए log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2, ठीक है भाई। T1 माइनस T2 यहाँ आएगा T1 माइनस T2। अब इसके बाद देखिए भाई T1 T2 ही आएगा, T1 T2। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर और इनको लाएंगे इधर, ठीक है, यानी कि EA को लाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे उधर, ठीक है। EA इज इक्वल टू R, ये जाएगा ऊपर T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, और log K2 अपॉन K1, ठीक है भाई, log K2 अपॉन K1। इसके बाद क्या होगा, EA इज इक्वल टू R T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2, और log K2 अपॉन K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2। और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इस R के जगह हमें ग्रेड कांस्टेंट का वैल्यू लाएंगे, यानी कि 2.303, यानी कि log की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, log बेस 10 के पदों में लिखेंगे हम इसको। क्या के पदों में लिखेंगे, log बेस 10 के पदों में लिखने पर, log बेस 10 के पदों में, ठीक है। log बेस 10 के पदों में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, EA इज इक्वल टू 2.303 R T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, और log बेस 10 K1 बाई K2, और ये हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 9 थी, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 10,
या ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10, जो कि क्या है, एक अर्हीनियस इक्वेशंस है। किसके लिए? इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। यह है अर्हीनियस इक्वेशन की, यह है अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अर्हीनियस इक्वेशन है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। इसके द्वारा, इस इक्वेशंस के द्वारा ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू 2.303 R T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 log बेस 10 K1/K2 अर्हीनियस इक्वेशंस है। इसके द्वारा करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व, ठीक है भाई। और इसी के साथ हमारे अर्हीनियस इक्वेशंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अर्हीनियस इक्वेशन के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अर्हीनियस इक्वेशंस के, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्हीनियस इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है।